पुणे में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले एक अधिकारी के साथ 39 लाख रुपए की साइबर ठगी की घटना हुई है। पुणे पुलिस के मुताबिक साइबर ठगों ने सबसे पहले तो इस अफसर को एक मैसेज भेजकर पार्ट टाइम जॉब के बदले मोटी कमाई का ऑफर दिया। साइबर ठगों ने उसे सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो लाइक के बदले 50 रुपए देने का झांसा दिया। ठगों के झांसे में फंस चुके पीड़ित ने पहले ही दिन 18 पोस्ट लाइक की और उसके बदले उसे 825 रुपए भी मिले। इसके बाद साइबर ठगों ने पीड़ित अफसर को प्रीपेड काम का झांसा दिया, जिसमें थोड़े पैसे लगाकर ज्यादा पैसे कमाने की बात कही गई। पीड़ित अफसर ने जब 16,800 रुपए लगाए तो उसको 27,650 रुपए की कमाई हुई। घर बैठे हो रही तगड़ी कमाई देख पीड़ित का हौसला और भरोसा दोनों बढ़ गया और इसके बाद उसने 2 किस्तों में 16 लाख रुपए साइबर ठगों के अकाउंट में जमा करवा दिए। ठगों ने कहा कि 16 लाख रुपए लगाने के बदले पीड़ित को 40 लाख रुपए की कमाई हुई है, लेकिन ये 40 लाख रुपए तभी मिल पाएंगे जब वो 20 लाख रुपए बताए गए अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। 40 लाख पाने के झांसे में आकर पीड़ित अफसर ने ठगों के बताए अकाउंट में 20 लाख रुपए जमा करवा दिए और इसके बाद साइबर ठगों ने पीड़ित अफसर को पैसे तो नहीं भेजे, उल्टा 30 लाख रुपए और जमा करवाने को कहा। यह सुनते ही पीड़ित अधिकारी को साइबर फ्रॉड का शिकार बन 39 लाख रुपए गंवाने का एहसास हुआ। थक हार कर उसने पुलिस की शरण ली और अब पुणे पुलिस की साइबर ब्रांच इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि ऐसे मामलों में ज्यादातर साइबर ठग विदेशों में हैं और उन तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। अगर आपके पास भी ऐसा कोई मैसेज या ऑफर आए तो झांसे में बिल्कुल ना आए, नहीं तो आपको भी ये झटका लग सकता है। सियासी सरगर्मी के बीच पटना से सटे नौबतपुर के तरेलपाली मठ में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री वहां 13 मई से 17 मई तक हनुमंत कथा सुनाने वाले हैं, जिसकी वजह से वहां भारी तादाद में लोगों की भीड़ जुट गई। मठ में हनुमंत कथा से पहले कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु भक्ति में डूबे नजर आए। 3 किलोमीटर लंबी इस कलश यात्रा में शामिल भक्तों का उत्साह देखने लायक था। ये कलश यात्रा 20 फीट की हनुमान प्रतिमा के पास पहुंचकर खत्म हुई। बताया जा रहा है कि वहां एक बड़े मंदिर का निर्माण होगा। 600 एकड़ में फैले तरेलपाली मठ में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम के लिए एक बड़ा पंडाल बनाया गया है, जिसमें 1 लाख लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है। साथ ही VIP मूवमेंट से लेकर खाने पीने और ठहरने तक का भी खास इंतजाम है। इस बीच पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पटना पहुंचने से पहले ही वहां सियासी घमासान भी तेज हो गया। बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव के बयान के बाद बीजेपी समेत कई दूसरे संगठन धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में उतर आए, जिसमें स्वर्ण सेना के बाद स्वर्ण क्रांति सेना भी शामिल है, जिन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में जलाभिषेक किया और आरोप लगाया है कि जो लोग सनातन धर्म को नहीं मानते वही लोग विरोध कर रहे हैं। वही लोग विरोध कर रहे हैं जो लोग सनातन धर्म को नहीं मानते हैं, वो लोग कहीं न कहीं इस्लाम कबूल करने के कगार पे चले गए हैं। इससे पहले बाबा का विरोध कर रहे तेज प्रताप यादव ने अपने 6 साल पुराने संगठन DSS को एक्टिव कर खलबली मचा दी थी, जिसके बाद बीजेपी नेता नवाब अली ने भी बाबा बागेश्वर के समर्थन में पटना के अलग अलग चौक चौराहों और बीजेपी दफ्तर के बाहर उनके समर्थन में पोस्टर लगा दिए। इस विरोध और समर्थन के बीच पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री के दौरे पर उनके समर्थक बेहद उत्साहित दिखे। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देश के सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश में लगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बड़ा ऐलान कर दिया, जिसके बाद सियासी हलकों में नई बहस छिड़ गई है। मुंबई में एनसीपी चीफ शरद पवार से मुलाकात के बाद जब नीतीश से पूछा गया कि क्या पवार विपक्षी गठबंधन का मुख्य चेहरा होंगे, तो उन्होंने कहा इससे ज्यादा सुखद कुछ नहीं होगा। इससे ज्यादा खुशी की कोई बातें नहीं। हम इनको आज कह दिए, अब क्या बोले। एक बार पटिया में रिजाइन कर दिए था, हम सबको खराब लगा था। अब फिर वापस आके आज हमने इनको कहा कि एकदम पूरा मजबूती से न सिर्फ अपनी पार्टी के लिए आपको करना है, बल्कि पूरे देश के लिए काम करना है। नीतीश कुमार के इस बयान पर शरद पवार हंसते नजर आए। एनसीपी प्रमुख ने कहा कि देश के हालात को देखने के बाद ऐसा लगता है कि अगर हम साथ काम करेंगे तो विकल्प के लिए समर्थन मिलेगा। आज देश में जो माहौल है वो सब देखने के बाद देश की प्रजातंत्र को बचाने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है। नीतीश कुमार और शरद पवार दोनों अपने अपने राज्यों में कांग्रेस के साथ गठबंधन में हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए शरद पवार को विपक्ष का चेहरा बनाए जाने के संकेत देने पर बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है।
इसके साथ बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस के बिना तीसरे मोर्चे का गठन संभव नहीं है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश की पोल खुल गई है। तीसरे मोर्चे का कोई विकल्प नहीं, इसलिए यह राजनीति नीतीश बाबू अपने घूम रहे हैं बिहार सरकार के पैसे से, इससे अधिक और कुछ नहीं। नीतीश के दाहिने हाथ माने जाने वाले जेडीयू के बागी नेता आरसीपी सिंह कल बीजेपी में शामिल हुए थे, जिस पर जेडीयू ने आरसीपी सिंह को विभीषण बताया था। तो आज बीजेपी ने नीतीश को इशारों में रावण कह डाला। राम के पास विभीषण आ गए, अब राम राज की स्थापना होगी और रावण का सर्वनाश होगा। आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार को पलटी मार बताया था। विपक्षी एकता का सपना देखने वाले नीतीश कुमार और उनकी मुहिम को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने झटका दिया है। बीते मंगलवार को ही नीतीश ने भुवनेश्वर में पटनायक से मुलाकात की थी। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेडी नेता नवीन पटनायक थर्ड फ्रंट का हिस्सा बनेंगे। 9 मई को नीतीश कुमार और नवीन पटनायक के बीच करीब 1 घंटे तक बैठक चली थी, लेकिन गुरुवार को ओडिशा के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंच गए और इस मुलाकात के बाद उन्होंने थर्ड फ्रंट में शामिल होने की संभावनाओं से इनकार कर दिया। No, not as far as I'm concerned. Not now. नवीन पटनायक ने कहा कि बीजू जनता दल अगले साल होने वाले ओडिशा विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। पटनायक के इस बयान को नीतीश की विपक्षी एकता मुहिम के लिए झटका माना जा रहा है। वहीं नीतीश के शरद पवार के बारे में दिए गए बयान से विपक्ष के कई बड़े नेताओं को झटका लग सकता है। पीएम बनने का सपना देख रही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी पत्ता साफ हो गया है। साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी विपक्ष के फेस नहीं होंगे। नीतीश ने ये भी साफ कर दिया है। बिहार में बीजेपी का दामन छोड़ आरजेडी के साथ सरकार बनाने के बाद से ही नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ एकजुट विपक्ष की मोर्चाबंदी में जुटे हैं। मिशन 2024 पर निकले नीतीश कुमार लगातार विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत बीते साल 6 सितंबर को हुई, जब नीतीश कुमार ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, सीपीएम नेता सीताराम येचुरी और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के साथ मुलाकात की थी। बीजेपी के विरुद्ध नीतीश की मोर्चाबंदी ने इस साल अप्रैल में रफ्तार पकड़ी और 12 अप्रैल को उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ मुलाकात की। 13 अप्रैल को नीतीश कुमार ने सीपीएम नेता सीताराम येचुरी और सीपीआई के नेता डी राजा से मुलाकात की और इसके बाद 24 अप्रैल को नीतीश कुमार कोलकाता पहुंचे और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ भेंट की। 24 अप्रैल को ही नीतीश कोलकाता से लखनऊ पहुंच गए और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। 9 मई को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भुवनेश्वर पहुंचे और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से विपक्ष की एकजुटता पर चर्चा की। 10 मई को नीतीश कुमार ने रांची में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और 2024 की तैयारियों पर बात को आगे बढ़ाया। 11 मई को नीतीश कुमार मुंबई पहुंचे और यहां एनसीपी चीफ शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर मिशन 2024 के लिए विपक्ष की एकजुटता पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में 4,400 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को उनके मकानों की चाबी सौंपी। आज करीब 38,000 परिवारों को उनके घर की चाबी सौंपी गई। इसके बाद पीएम ने कुछ लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात भी की। उन्होंने योजना के तहत मकान पाने वाले लोगों, खासकर महिलाओं को बधाई दी। इस दौरान पीएम मोदी ने दावा किया कि सरकार बिना किसी भेदभाव के लोगों को फायदा पहुंचा रही है। लाभार्थी तक पहुंचने के लिए हमारी सरकार न धर्म देखती है और न ही जाति देखती है। मैं समझता हूं जहां कोई भेदभाव नहीं है वही तो सच्चा सेक्युलरिज्म है। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार सबको सुख सुविधा पहुंचाने का काम कर रही है और इससे बढ़कर कोई सामाजिक न्याय नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से महिला सशक्तिकरण भी हो रहा है, क्योंकि लाभार्थियों में करीब 70% महिलाएं हैं। पिछले 9 वर्षों में करीब 4 करोड़ पक्के घर गरीब परिवारों को मिल चुके हैं। इन घरों में लगभग 70% घर महिला लाभार्थियों के नाम पर भी है। उन्होंने कहा कि इनमें ज्यादातर महिलाएं ऐसी हैं जिनके नाम जीवन में पहली बार कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर हुई है।